Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Professor Shabazz. Students, आज 17.13 लेक्चर में हम आइसोमरिज्म का बी पार्ट यानी कि स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे सिलेबस में तो खाली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस किया गया है, जो कि स्टीरियो आइसोमरिज्म की ही एक कैटेगरी है। लेकिन आज हम स्टीरियो आइसोमरिज्म की बाकी कैटेगरीज को भी ब्रीफ करेंगे, इतना जितना आपकी ज़रूरत है। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो 7th चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है नेम्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्टूडेंट, इससे पिछले टॉपिक में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिटेल्स उसकी टाइप्स पढ़ा दी थी। सो आज हम आइसोमरिज्म की सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो बेसिक स्केच ड्रॉ कर लें, जिसमें लास्ट लेक्चर की रिवीजन भी हो जाएगी थोड़ी सी और आज का टॉपिक भी कवर होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया था आइसोमरिज्म। सो पता चला था कि आइसोमरिज्म दो बेसिक क्लासेस में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। जो पहली क्लास थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेम्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में यानी कि स्ट्रक्चर के एतबार से आइसोमरिज्म के 5 तरीके थे। उनमें पहला तरीका था चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म। जो दूसरा तरीका था स्टूडेंट वो था पोजिशनल आइसोमरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म डिटेल आपको इसकी बता चुके हैं। स्टूडेंट, जो तीसरा तरीका था वो था फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसकी डिटेल भी आपको बता चुके हैं। अब जो चौथा मेथड था वो था मेटामरिज्म। मेटामरिज्म्स। और आखिरी मेथड था टाउटोमरिज्म। टाउटोमरिज्म्स। ये तमाम टर्म्स को एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल के साथ हम बता चुके हैं। ये सारी की सारी स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म की टाइप्स थी। स्टूडेंट, जो आइसोमरिज्म का जो दूसरा ग्रुप है ना, जो हमने डिटेल से पढ़ना है, वो है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑल्दो कि हमारे सिलेबस में स्टीरियो आइसोमरिज्म की डिटेल नहीं मौजूद, लेकिन मैं भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही आपके साथ डिस्कस करूंगा और जितनी ज़रूरत है आपको उतने ही बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। स्टूडेंट, स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है ना, हम इसको बोलते हैं स्पेशियल आइसोमरिज्म। स्पेशियल आइसोमरिज्म। स्पेशियल आइसोमरिज्म। और स्पेशियल आइसोमरिज्म ऐसी आइसोमरिज्म होती है जिसको समझने के लिए आप स्ट्रक्चर्स को 3D बनाएंगे तो समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमरिज्म की फर्दर आगे से 2 कैटेगरीज हैं, पहले हम वो बना लें। सो स्टीरियो आइसोमरिज्म फर्दर स्टूडेंट्स ये डिवाइड होता है 2 मेन कैटेगरीज के अंदर। उनमें एक है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म जो है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन यानी सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं सेटिंग। अब ये सारी चीजें हमको एग्जांपल्स के साथ ही समझ आएंगी। पहले मैं इसका बेसिक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म फर्दर आगे से 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। उनमें एक है जी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो कि हमारे एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में शामिल है, लेकिन हम उसकी डिटेल यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको हम एंट्रेंस टेस्ट के कोर्स में जाके पढ़ेंगे। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म याद रखिए, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म की ही टाइप है। स्टूडेंट्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में जो दूसरा जो इसका ग्रुप है वो है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और स्टूडेंट्स ये वो आइसोमरिज्म है जिसकी डिटेल हमने आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली पढ़नी है। सो पता तो चल गया आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ से बिलोंग करती है स्टीरियो आइसोमरिज्म से। स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमरिज्म की जो एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म है वो तो बता दी, उसकी फर्दर आगे से 2 कैटेगरीज हैं। इस तरह से स्टीरियो आइसोमरिज्म की एक और ग्रुप है, यानी कि जिस तरह कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म,
सो इसका एक और ग्रुप है जिसको हम कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बोलते हैं, कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। जी स्टूडेंट्स, ऑल्दो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको समझने में कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो चूंकि इसका लिंक है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के साथ, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं बात ज़रूर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ आपको स्पेशल आइसोमरिज्म यानी स्टीरियो आइसोमरिज्म की भी थोड़ी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके सामने एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3 एंड CH3, और एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं इसके सामने CH3। अब ये दोनों ना एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब आप कहें सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं इनका, तो स्ट्रक्चर भी सेम है और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपने पढ़ा था। लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट बनाएंगे तो इसकी स्टीरियो आइसोमरिज्म समझ आएगी हमें। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि मैं इसका भी 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ और इसका भी 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ। और 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपको ना इनके एंगल्स का पता होना चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये कार्बन को ड्रॉ करूंगा। सो ये कार्बन है जो सर्कल से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन हैं उनको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूं यहाँ पे। सो ये फर्स्ट हाइड्रोजन है इसके साथ, ये सेकंड हाइड्रोजन है इसके साथ, ये थर्ड हाइड्रोजन है इसके साथ। तो स्टूडेंट्स, इस कार्बन के बिल्कुल बैक साइड पे एक और कार्बन है, देखिए बिल्कुल इसकी पिछली साइड पे एक और कार्बन है, और उस कार्बन के साथ भी डेफिनेटली 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। 109 डिग्री के एंगल हैं सारे यहाँ पे, वो आप सब जानते हैं यहाँ पे जो एंगल हैं वो 109.5 डिग्री के हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए आप। स्टूडेंट, जो पिछला कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन मैं ड्रॉ करूंगा। ये उसका फर्स्ट हाइड्रोजन है जी, इसी तरह ये उसका सेकंड हाइड्रोजन है और इसका थर्ड हाइड्रोजन है जी। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करते हैं, फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करने का मतलब यानी इस तरह सामने से देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू से देखने पे आपको ये डायग्राम कुछ ऐसी नजर आएगी, यानी यहाँ फ्रंट व्यू से देखने पे कि ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये उसकी बैक साइड पे जो कार्बन है उसको मैं ज़रा इसके पीछे ही डिस्प्ले करूँगा। ये जो मैं बड़ा सर्कल कर रहा हूँ, सपोज कर लें ये बैक साइड वाला कार्बन है, और जो मैंने छोटा सर्कल किया ये फ्रंट साइड वाला कार्बन है। अब पहले मैं फ्रंट साइड वाले कार्बन के हाइड्रोजन बनाऊंगा, तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह बनेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और अगर मैं बैक साइड वाले कार्बन के हाइड्रोजन बनाऊं तो वो एग्जैक्टली फर्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन है ना, बैक साइड वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है एग्जैक्टली बिल्कुल वो आमने सामने ही होंगे, एग्जैक्टली एक दूसरे के वो आमने सामने ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन। सो इसके साथ यहाँ पे पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ही ड्रॉ करेंगे जी। स्टूडेंट्स, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं इनके दरमियान में अगर आप एंगल देखें तो स्टूडेंट्स सेम पोजीशन पे हैं, तो इनका एंगल तो डेफिनेटली 0 डिग्री पे होगा, 0 एंगल है इनका। सो यानी इन हाइड्रोजन और इन हाइड्रोजन की बात हो रही है, क्योंकि ये सेम पोजीशन में है तो इनका जो एंगल बनता है, चूंकि वो सेम लाइन में आ रहे हैं तो एंगल तो कोई नहीं होगा इनके दरमियान में। अब आप सब जानते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना, ये रोटेशनल होते हैं, रोटेशनल, चूंकि इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है यहाँ से। सो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से स्टूडेंट्स ये जो बॉन्ड है ना, आप सब जानते हैं इट कैन बी रोटेट, ये रोटेट कर सकता है, ये ना रोटेट कर सकता है यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से रोटेट करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये बॉन्ड यहाँ से रोटेट करेगा, रोटेशन करेगा, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैन बी रोटेट। सो जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने के बाद क्या होगा कि जो पीछे वाला कार्बन है जब वो रोटेट करेगा
तो उसके हाइड्रोजन की पोजीशन फ्रंट वाले हाइड्रोजन की पोजीशन से चेंज हो जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाहता हूं, जब ये रोटेट करेगा बैक साइड वाला कार्बन, सो डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह का चेंज आएगा। ये फ्रंट वाला कार्बन है स्टूडेंट्स और ये बैक वाला कार्बन है, ठीक है। और ये फ्रंट वाले कार्बन के पहले हम हाइड्रोजन बना लें, ये। और अब हम बैक साइड वाला जो कार्बन है ना उसके हाइड्रोजन बनाएंगे, क्योंकि वो रोटेट कर चुका है। तो रोटेट करने से क्या होगा, उसके हाइड्रोजन एक यहां पे रहेंगे, एक यहां पे और एक यहां पे। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि 3D अरेंजमेंट अगर देखी जाए तो इसकी ओर है और इसकी ओर है। अब अगर आप इन हाइड्रोजन्स के दरमियान में, जो कि फ्रंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन है और बैक साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन है, इनके दरमियान में अगर आप एंगल चेक करें तो स्टूडेंट्स 60 डिग्री का एंगल है ये। और यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का था, 0 डिग्री का। सो पता ये चला कि ये भी फार्मूला किसका है स्टूडेंट्स, ये भी फार्मूला है कार्बन एंड कार्बन, यानी कि CH3 एंड CH3 का। और ये भी स्टूडेंट्स फार्मूला किसका है, कार्बन एंड कार्बन, मींस के CH3 एंड CH3 का। बट अगर आप इसका 3D स्ट्रक्चर देखें, सो 3D स्ट्रक्चर में आपको ये नजर आ रहा है कि इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशियल आइसोमरिज्म, यानी स्टीरियो आइसोमरिज्म इस तरह पता चलती है, यानी उसका 3D स्ट्रक्चर बनाने पे पता चलेगी। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब एक और बात यहां बताना चाहता हूं कि इनमें से कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं इनमें से कौन स्टेबल और कौन अनस्टेबल है। स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। अब स्टेबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स लो एनर्जी, और अनस्टेबल का मतलब आप सब जानते हैं हाई एनर्जी। तो अब ऐसा है कि जब भी हाई एनर्जी से यानी कि लो एनर्जी पे आएंगे तो एनर्जी शुड बी रिलीज्ड, और जब भी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी शुड बी एब्सॉर्ब्ड। अच्छा, ये क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि वेस्पर मॉडल ये कहता है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 6 में आपको पढ़ाया था कि एटम्स जितने ज्यादा करीब रहेंगे ना एक दूसरे से, सो एटम्स जब जितने ज्यादा करीब रहेंगे उतनी ज्यादा उनमें स्टूडेंट्स रिपल्शन आएगी। अब यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में ग्रेटर एंगल है 60 डिग्री का, यानी यहाँ एटम्स दूर हैं उनमें रिपल्शन कम होगी, यहाँ एटम्स करीब है रिपल्शन ज्यादा होगी। कम रिपल्शन का मतलब स्टेबिलिटी और ज्यादा रिपल्शन का मतलब अनस्टेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे यानी अनस्टेबल से स्टेबल, यानी इसका मतलब अल्केन का ज्यादातर रोटोमर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। स्टूडेंट्स जब भी आपने उसको स्टेबल से अनस्टेबल करना है सो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि याद रखिएगा कि अल्केन इस हालत में लेस रिएक्टिव है और इस हालत में मोर रिएक्टिव है, यानी कि जब वो अनस्टेबल होता है तो वो मोर रिएक्टिव होता है और जब वो स्टेबल होता है तो वो लेस रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जब अल्केन्स के आप रिएक्शन पढ़ोगे तो आप दिमाग में रखिएगा कि जो अल्केन है ना वो रिएक्शन वेरी फ्यू मिनट्स बिफोर रिएक्शन वो इस हालत में आएगा फिर रिएक्शन करेगा। इस हालत में अल्केन का रिएक्शन नहीं होता क्योंकि इस हालत में अल्केन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सो स्टूडेंट्स ये ना स्टीरियो आइसोमरिज्म आपको समझ आया कि 3D स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी, उसे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म कहेंगे। कॉन्फर्मेशनल क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक जो किताब में है तो उसकी तरफ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको समझाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बिटवीन कार्बन एटम्स रोटेशन जो है ना, रोटेशन वो लॉक होनी चाहिए।
रोटेशन लॉक होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगी। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर मैं इसको डिफाइन करूं पहले, फिर ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सकता है। तो हम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की जो डेफिनेशन है ना, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। दोज कंपाउंड्स which have same structural formula। अगर आप इसको भी कंफर्मेशन को देखो तो स्ट्रक्चरल तो सेम था, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट थी। सो यहां पर भी क्या है, दोज कंपाउंड विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद respect to different position of identical group। Those compound which have same structural formula but differ with respect to different position of identical groups। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना आप लोग समझ लें कि ये जो पोजीशन का डिफरेंस आएगा ना, पोजीशन का डिफरेंस, डिफरेंट पोजीशंस आएंगी, वो 3D स्ट्रक्चर के अंदर ही आएंगी। सो अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रखूंगा, फिर आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जी, CH2 कार्बन, CH डबल बॉन्ड, CH सॉरी यहाँ पे CH3 था, एंड CH3 नेम्ड एज 2-ब्यूटीन। स्टूडेंट्स, अब आप सब जानते हैं कि इस 2-ब्यूटीन के अंदर ये वो कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब ये हुआ कि यहाँ 120 का एंगल होगा। अब मैं अगर इसका ना एक और आइसोमर बनाता हूं, जो कि इसका इस तरह से हम उसको बना सकते हैं जी, ये एक और आइसोमर है। स्टूडेंट अगेन अगर आप इसको भी देखें तो उसका नाम भी 2-ब्यूटीन है। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बट अभी मैं इसका 3D स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं और देखूंगा कि 3D के अंदर क्या चेंज है। 3D की वजह से ही तो उसको स्टीरियो में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब स्टीरियो में फर्दर इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं सेटिंग, यानी इसमें ग्रुप्स की जो सेटिंग है ना स्पेस के अंदर, वो चेंज होने वाली है। देखें जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा ये वाला कार्बन। तो स्टूडेंट्स ये रहा ये कार्बन, उस कार्बन के साथ लगाऊंगा हाइड्रोजन, फिर उसके ऊपर लगाऊंगा यहाँ पे CH3, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 120 का एंगल है। यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर आगे आएगा कार्बन, फिर कार्बन के साथ आएगा आगे हाइड्रोजन, फिर ऊपर आएगा CH3। यानी कि मैंने इस कार्बन के अराउंड जो एंगल्स बनाए ना वो 120 के बनाए हैं। स्टूडेंट्स अब इनमें ना एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, और अब आप सब जानते हो कि जो पाई बॉन्ड है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग है, और साइडवाइज ओवरलैपिंग का मतलब है कि अब जो सेंटर में सिग्मा बॉन्ड बना है ना वो रोटेट नहीं हो सकता। सो ये मैंने ना इसका, इस कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर बनाया। अब स्टूडेंट्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ऊपर लगा हुआ ग्रुप है वो फॉर्मेशन के दौरान जब ये कंपाउंड बन रहा था नीचे अरेंज हो जाए। अब जब ये नीचे अरेंज होगा, यानी कि अगर सेकंड कंपाउंड की अरेंजमेंट देखी जाए तो वो पॉसिबल है कि वो इस तरह से हो सकती है, CH3 CH, CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ बनाऊंगा H एंड CH3। स्टूडेंट्स यानी कि ये जो ऊपर लगा हुआ ग्रुप है ये नीचे आ गया है। अगेन यहाँ सेंटर में आप सब जानते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। इट मीन्स कि अगर हम इस स्ट्रक्चर की 3 डायमेंशन देखें, यानी 3D स्ट्रक्चर देखें और इसकी देखें, स्ट्रक्चर इनका सेम था ऐसे, लेकिन 3D के अंदर चेंज आया। क्या चेंज आया कि जो आइडेंटिकल ग्रुप थे,
स्टूडेंट्स यहाँ पे उनकी पोजीशन सामने है और यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन क्रॉस में है, यानी इनके दरमियान में लेट्स से डिस्टेंस x है और इनके दरमियान में स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं वो y है, एंड y डिस्टेंस इज मोर देन x। सो स्टूडेंट्स अगर तो स्पेशियल अरेंजमेंट इस तरह की होगी तो हम इसको नाम देंगे सिस आइसोमर, और अगर स्पेशियल अरेंजमेंट इस तरह की होगी तो स्टूडेंट्स इसको हम नाम देंगे ट्रांस आइसोमर। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि हमें ये देख के तो नहीं पता चल रहा कौन सिस है कौन ट्रांस है, हमने इसको 3D में कन्वर्ट किया और फिर जाके पता चला कि आइडेंटिकल ग्रुप्स सामने हैं या क्रॉस में हैं। सामने है तो सिस बोलना है, क्रॉस में है तो ट्रांस। स्टूडेंट्स अब ये अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता, नीचे नहीं आ सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके दरमियान में जो पाई बॉन्ड है ना उसने इसकी रोटेशन को लॉक कर दिया है, सो अपनी ये पोजीशन नहीं बदल सकते अब। सो पोजीशन के फिक्स होने से सेटिंग फिक्स हो गई है, इसकी पोजीशन फिक्स है तो इसकी जो अरेंजमेंट है सेटिंग है वो फिक्स हो गई है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी इससे डिफरेंट है। सो कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क आया और ये तब पता चला जब हमने इसका 3D स्ट्रक्चर बनाया। सो इस तरह की आइसोमरिज्म को स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं। आई रियली होप कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म समझ आ गया है। कार्बन एटम्स जो है ना रिस्ट्रिक्शन रोटेशन होनी चाहिए, यानी रोटेशन जो है ना वो लॉक होनी चाहिए, वो लॉक तभी होगी जब पाई बॉन्ड आएगा। सो स्टूडेंट्स इसकी एक और शर्त है, वो शर्त ये है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज अराउंड रोटेशन लॉग, यानी रोटेशन लॉग के अराउंड, यहाँ पे आर एल लिखेंगे। आर एल का मतलब होता है स्टूडेंट्स रोटेशन लॉग, यानी जिस जगह रोटेशन लॉग है ना उसके अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज होनी चाहिए। मसलन अगर आप देखें तो ये इससे डिफरेंट है, ये भी इससे डिफरेंट है, तो ये रोटेशन अराउंड के रोटेशन लॉग के अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज है। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की ना दो शर्तें हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं आपको समझाने के लिए। लेट्स से मेरे पास यहां पे एग्जांपल है एक कार्बन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड CH3। तो स्टूडेंट्स ये सिस है या ट्रांस है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लॉक रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्शन जो रोटेशन है ना रोटेशन लॉक है। अब रोटेशन के लॉक होने के अराउंड यहाँ पे देखा जाए तो डेंसिटीज इलेक्ट्रॉन्स की यानी ग्रुप सेम है। सो इसका मतलब कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हैं अराउंड रोटेशन लॉक के अराउंड वो है ही नहीं है। सो इसका मतलब है ये नो GI। व्हाट इज नो GI? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका आइसोमरिज्म हो ही नहीं सकता, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल और यही रहेगा। स्टूडेंट इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट आगे मजीद एग्जांपल्स की तरफ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अब ना आपके सामने ये मैंने जो एग्जांपल लिखी है, अब ये कौन सा आइसोमर है? स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगेन पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब कि इसमें जो रोटेशन है वो लॉक है। सो पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन तो लॉक हो गई। अब रोटेशन के अराउंड, ये सेंटर में सिग्मा बॉन्ड है, रोटेशन के अराउंड देखेंगे कि चारों ही ग्रुप डिफरेंट हैं। मतलब कि पहले तो हम कंपैरिजन कर लेते थे ना, अब इसमें ना एक रूल अप्लाई होता है, उसे हम सिजर रूल का नाम भी देते हैं। कुछ बुक्स में इसको मेंशन किया गया और कुछ में नहीं किया गया। सो मैं आपको उसकी एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। करना यह है स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों ग्रुप्स को देखना है जो डबल बॉन्ड की इस तरफ हैं। जो दोनों ग्रुप हैं उनमें से जो बड़ा एटॉमिक नंबर है वो किसका है? स्टूडेंट्स आयोडीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है ज़्यादा होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर लार्ज है उसको आप सर्कल कर लें। इस तरफ आए तो देखें ब्रोमीन या क्लोरीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर लार्ज है, एटॉमिक नंबर। सो सिमिलर एटॉमिक नंबर अगर सामने आ जाए तो उसको सिस बोलना है,
ऐसा तब करना जब चारों डिफरेंट ग्रुप आ जाएं, ठीक है। सो सिमिलर ग्रुप अगर सामने आ जाए तो उसको सिस बोलना है, और अगर क्रॉस में आ जाए, यानी अगर ये नीचे होता तो उसको ट्रांस बोलते। ये तब आपने करना है, सिजर रूल अप्लाई तब करना है जब डिफरेंट चारों इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट हो जाए। स्टूडेंट्स अब कुछ और मिसालें देंगे और देखेंगे कि सिस स्टेबल होता है या ट्रांस स्टेबल होता है। मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपसे जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल एच, एंड सिमिलरली इस तरह से हम बात करेंगे, एक और कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल एच। अब फौरन बताएंगे कि सर ये जो कंपाउंड है ना, इसमें जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो क्रॉस में है, तो ये ट्रांसफॉर्म में पाया जा रहा है, और ये जो है ना ये सिस फॉर्म में पाया जा रहा है। स्टूडेंट्स ये ट्रांस आइसोमर है, अच्छा दोनों में कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन नंबर सेम है, क्लोरीन नंबर सेम है, यानी C2H2Cl2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस देखा गया है, तो 3D के अंदर देखा गया है, स्पेशियल यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अब स्टूडेंट्स ट्रांस या सिस स्टेबल कौन है इनमें से, ये देखते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा है कि कार्बन चूंकि आप सब जानते हैं उस पर पॉजिटिव है, क्लोरीन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। कार्बन पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर भी हम चार्जेस लगा देते हैं। स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने ना चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो ये था कि आपने किसी भी कंपाउंड को ये देखना हो कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, उसमें ना सिमेट्री ऑफ चार्जेस देखो। अगर तो डायपोल मोमेंट 0 आता है तो उसमें सिमेट्री ऑफ चार्जेस है। सो अगर चार्जेस में सिमेट्री है तो वो कंपाउंड पोलर कैटेगरी में नहीं आएगा, नॉन पोलर कैटेगरी में आएगा। मिसाल के तौर पे आपने प्लस से माइनस की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया, प्लस से माइनस की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ किया, डायपोल मोमेंट फाइंड करने का यही एक तरीका है। सो प्लस माइनस की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ किया उन दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, यानी इनका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। वी कैन से दैट जो ट्रांसफॉर्म है ना वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है जी स्टूडेंट्स। अब हम सिस फॉर्म में चलते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ वेक्टर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। सो प्लस से माइनस की तरफ जो वेक्टर कैंसिल नहीं होगा, सो वो पोलर रहेगा, यानी डायपोल मोमेंट यहाँ 0 नहीं होगा। और डायपोल मोमेंट आप सब जानते हैं बराबर होता है Q × R, यानी चार्ज और चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस। तो यहाँ चार्जेस भी हैं और उनमें डिस्टेंस भी है। सो स्टूडेंट्स डायपोल मोमेंट 0 ना होने का मतलब है ये पोलर है। तो स्टूडेंट्स अब आप जान चुके हैं कि डिफरेंस तो आपके सामने आया जी। स्टूडेंट्स अब आप जानते हैं कि जो पोलर कंपाउंड हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उनमें। सो बॉइलिंग पॉइंट जिसका डायरेक्टली ताल्लुक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से है, तो वी कैन से दैट जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सिस का ज़्यादा होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस का कम होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सो बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक तो समझ आया किसके साथ होता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स, और वो डेफिनेटली पोलर में सिग्निफिकेंट होती हैं, नॉन पोलर में लेस सिग्निफिकेंट होती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ साथ अरेंजमेंट के ऊपर भी उसका ताल्लुक है। सो देखा यह गया है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चार्ज में सिमेट्री नहीं है। चार्ज में सिमेट्री ना होने की वजह से इनकी जो पैकिंग है ना, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल वो लूज होती है। सो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल लूज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का जो केस है ना, मेल्टिंग पॉइंट का स्टूडेंट्स वो इनका कम है, इनमें चार्ज सिमेट्रिकल है। सिमेट्री कंपाउंड में आने की वजह से, कंपाउंड सिमेट्रिकल होने की वजह से इनकी जो पैकिंग है ना वो टाइट पैकिंग होगी, टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। स्टूडेंट्स जब ये टाइटली पैक्ड होंगे तो वी कैन से दैट कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना
वो ज़्यादा है इनके मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, कुछ केसेस में मेल्टिंग पॉइंट के जो ट्रेंड है ना वो वेरिएबल होते हैं, उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। तो कुछ केसेस में आपको सिस का भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट मिल सकता है, लेकिन जनरल ट्रेंड यही देखा जाता है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि वो प्योरली बिलोंग करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे और मेल्टिंग पॉइंट बिलोंग करता है अरेंजमेंट पे। अरेंजमेंट का ताल्लुक सिमेट्री के साथ होता है और सिमेट्री ट्रांस के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़े से डिफरेंस भी थे सिस और ट्रांस के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की थोड़ी सी स्केचिंग कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन इसकी आपको एंट्रेंस टेस्ट में दी जाएगी। स्टूडेंट्स जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है ना, इसकी फर्दर आगे से दो कैटेगरीज होती हैं। ये ऐसी आइसोमरिज्म होती है जिसमें कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड में से जब हम पास करेंगे, जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का प्रोसेस शो करेगा, या तो ये लाइट को लेफ्ट साइड पे मोड़ देंगे या राइट साइड पे मोड़ देंगे। लेफ्ट साइड पे मोड़ने वालों को लिवर रोटेटरी और राइट साइड पे मोड़ने वालों को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। इसकी डिटेल आपको एंट्रेंस टेस्ट में दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की भी दो कैटेगरीज हैं आगे से, एनेंटियोमरिज्म एंड डायस्टोमरिज्म्स। स्टूडेंट्स ये अब डायस्टोमरिज्म्स क्या होते हैं या एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, ये अब तो हमारे सिलेबस में डिटेल नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को लेके काफ़ी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं, उसके टेक्निकल पॉइंट्स शेयर किए हैं। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएं तब कैसे पता चलता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्यों रखा गया है, रोटोमर्स का इससे क्या डिफरेंस है। अब जाते जाते मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता दूं, वो कन्फ्यूजन में तो नहीं डालेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको ये फ़र्क पता चल जाएगा कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाने के लिए ना हमेशा पाई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार ये काम अल्केन्स में भी हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ये एक कंपाउंड बना रहा हूँ C कार्बन, अब यहाँ बना रहा हूँ CH3, यहाँ बना रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ बना रहा हूँ CH3, यहाँ बना रहा हूँ हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाने की बजाय ना एक और यहाँ कार्बन लगाता हूँ और यहाँ पर भी कार्बन लगाता हूँ, और डेफिनेटली यहाँ पे मैं दो हाइड्रोजन लगाऊंगा। एक्चुअली ये साइक्लिक कंपाउंड है, यानी ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक अल्केन है ये एक्चुअली। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो डेफिनेटली सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे रोटेट कर सकता है, लेकिन चूंकि पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है, यानी नो पाई बॉन्ड। सो हमने कभी भी पाई बॉन्ड यानी कि जो रोटेशनल लॉक का कॉन्सेप्ट है ना, उसको कभी भी पाई बॉन्ड के साथ नहीं जोड़ना। मैंने यहाँ कहीं नहीं पाई बॉन्ड की वजह से लिखा कि रोटेशनल लॉक होगी। अब जरा यहाँ देखें, अब ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसके ऊपर ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है जो इस कार्बन के साथ बना हुआ है, वो अब इस सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन को लॉक कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये रोटेट भी नहीं करेगा। देखो ना, ये सिग्मा बॉन्ड अगर रोटेट करना चाहता है तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये रोटेट करेगा ना। सो इसका मतलब नो पाई बॉन्ड, बट फिर भी इस कंपाउंड के अंदर रोटेशन जो है ना, रोटेशन वो लॉक है। और स्टूडेंट्स रोटेशन लॉक होने का मतलब, अब इस रोटेशन लॉक के अराउंड देखें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हैं। अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज आमने सामने हैं तो स्टूडेंट्स ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। यानी मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ ना, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आपने देखना है कि लॉक रोटेशन, यानी कि रोटेशन लॉक है, ओके, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज हैं, ओके। सो अगर आपको ये दो बातें नजर आ गई हैं, सो आप कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस x होगा तो सिस, y होगा तो ट्रांस। अगर चारों इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज डिफरेंट हैं तो फिर आप सिजर रूल अप्लाई करोगे। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है अल्केन्स आपके सामने आ सकते हैं जिनके अंदर रोटेशन लॉक होगी इस तरह से। सो इस तरह से आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अल्कीन की ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई जाए, अल्केन्स की भी कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाई जा सकती है। आई रियली होप स्टूडेंट्स
आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और उसका बाकी आइसोमरिज्म के साथ जो रिलेशन है वो बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।